US military attack on the territorial integrity and national sovereignty of a UN member state who will never compromise over their independence and sovereignty. Pakistan has condemned the US strikes on Iranian nuclear facilities, constitutes a clear breach of international law. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी अब ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका की बराह रास्त मुदाखलत ने हालात को मज़ीद संगीन बनाया है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। जंग के बादल गहरे हो चुके हैं और ख़ित्ते में तबाही का खदशा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने बड़ी जवाबी कार्रवाई का इंदिया दिया है। ईरानी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान ने अमेरिकी सदर को मुखातिब किया है और वाज़ेह पैगाम दिया है कि मिस्टर ट्रंप, जंग आपने शुरू की है, ख़त्म हम करेंगे। अमेरिका संगीन नताइज के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया कि ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोह इराक और शाम में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमलों की तैयारी हो रही है। अमेरिकी मफादात को निशाना बनाने के लिए वो सरगर्म है। दूसरी तरफ रूस ने ईरान की खुलकर हिमायत शुरू कर दी है। सदर पुतिन ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया और ये कहा कि ईरान के खिलाफ जाहियत बेबुनियाद है। रूस और ईरान के दुश्मन मुश्तरक हैं। हम ईरानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं और हर मदद के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, कशीदगी में कमी के लिए यूरोप भी मैदान में आ गया है। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने ईरान पर यह जोर दिया है कि खित्ते को मजीद गैर मुस्तहकम ना किया जाए और मुज़ाकरात की राह इख्तियार करे। अब सवाल यह है कि क्या मगरबी दुनिया कशीदगी को कम कर पाएगी या ये जंग पूरे मशरिक़ वुस्ता को अपनी लपेट में ले लेगी और दुनिया एक और तबाहकुन बहरान की तरफ बढ़ रही है। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पैनल में आज शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, कामरान यूसुफ साहब भी आज हमें ज्वाइन करेंगे और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी आज के हमारे प्रोग्राम का पैनल का हिस्सा है। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। कामरान यूसुफ साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ। चूँकि अब थोड़ी सूरत हाल बदल गई, पहले अभी भी ज़ाहिर है एक होप तो है कि मुज़ाकरात की टेबल पर आ सकते हैं, लेकिन ये जो अमरीकी मदाखलत हुई और उसके बाद हमने देखा कि ईरान भी एग्रेसिव हुआ मज़ीद। इसराइल तो ऑलरेडी जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, ईरान जवाब दे रहा था। अब ये जो अमरीका के हवाले से ईरान ने जवाबी कार्रवाई का इंदिया दिया है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये जंग क्या रुख इख्तियार कर सकती है? क्या ईरान जोहरी मकामात पर हमला कर सकता है अमरीका के, या फ़ौजी अड्डे हैं, या फिर आबनाए हर्मज़ की हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं? तो आपको क्या लगता है ये मामलात आगे किस तरफ बढ़ेंगे? क्या ये जो तीसरी आलमी जंग की बात हो रही है, ये उसका आगाज़ दिखाई दे रहा है? कामरान यूसुफ साहब, देखें, इसका बहुत हद तक दारोमदार इस बात पर है कि ईरान का जो मुमकिना तौर पर जवाब है वो क्या होगा, क्योंकि जो अमेरिका ने हमले किए थे उनकी 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, उसके बाद अगर आप ईरान का रद्द-ए-अमल देखें तो एक तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई उनका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, और वो ये भी कह रहे हैं कि जितने उनके अगर कोई न्यूक्लियर मटीरियल वगैरह था भी तो उसको पहले ही वहाँ से हटा दिया गया था। इवन अमेरिका में, और उनका मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये पहले से इत्तला दी गई थी इवन के ईरान को कि उन पर ये हमला किया जा रहा है, और उसका मकसद जो है किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या सिविलियंस को निशाना बनाना नहीं है। तो अगर मैं ईरान के बाकी रेटरिक को अगर आप छोड़ भी दें, अगर वो अमेरिका के इन हमलों को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अपनी आवाम को वो तैयार भी कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से जो मुमकिना जवाब होगा तो शायद को बहुत बड़ा मैसिव जवाब ना हो। जो मुमकिना उनके पास ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वो अमेरिका में जाकर के वहाँ पर मिसाइल मारेंगे। जो उनके एसेट्स इसी रीजन के अंदर गल्फ में मौजूद हैं, 18-19 ऐसे मकामात हैं गल्फ के अंदर जो बेसिस अमेरिका की मौजूद हैं, उनको वो निशाना बना सकते हैं। अमेरिकन जो एम्बेसीज हैं उनको वो टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक 2 दिन हो गए हैं, जो हमने देखा है जो रिएक्शन इमीडिएटली उनका यही है कि वो इजराइल के खिलाफ जो हमले हैं उसमें वो तेज़ी ला रहे हैं, और अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो अमेरिका के खिलाफ बराह रास्त उनकी बेसिस के ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि उनको अब ये भी देखने की ज़रूरत है कि अगर अमेरिकी बेसिस के खिलाफ उनके इंटरेस्ट को निशाना बनाया जाता है तो अमेरिकी सदर ट्रंप ये कह चुके हैं कि जो मुमकिना तौर पर फिर फर्दर जवाब आएगा वो पहले से कहीं ज़्यादा इंटेंस होगा। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस वक्त जो ईरान की एयर स्पेस है, वो जो एयर सुपरियॉरिटी होती है वो लूज कर चुके हैं, उस पर मुकम्मल तौर पर जो इजराइल और जो अमेरिका है उसका कंट्रोल है। और अगर आप किसी दिफाई माहिर से पूछें, किसी फौजी से पूछें कि जब आपकी फिजा के ऊपर आपका कंट्रोल ना हो तो फिर आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो कितने लिमिटेड हो जाते हैं। दूसरा, आपने बात की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, एक ऑप्शन हमेशा ईरान माजी में भी कहता रहा है कि बतौर लेवरेज के तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसा हथियार है
कि जिसमें आप अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को तो नुकसान पहुंचाने की बात करेंगे, लेकिन ये बात भी याद रखें कि उसका नुकसान जो है वो उन ममालिक को भी होगा जो इस वक्त ईरान के साथ खड़े हुए हैं, जहां से वो 20% दुनिया की जो ऑयल की तिजारत इस रास्ते से होती है, 80% जो है वो तिजारत या जो ऑयल की शिपमेंट है उसका इन्हिसार चीन है, पाकिस्तान है, जनूबी कोरिया है, जापान है, इवन भारत भी है। तो ज़्यादा रिलायंस जो है आपको पता है कि चीन की है इसके ऊपर, जो डिस्काउंटेड ऑयल और गैस इस रास्ते से होकर जाती है। आज मैं चीन की वजारत खारजा का भी इसके हवाले से एक स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें उन्होंने बड़ी मोहतात बात की और उन्होंने शायद दबे अल्फाज में इस एक्शन की मुखालफत की है। तो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो क्या उससे उनका मकसद हल होगा या मजीद जो मसाइल हैं उनके लिए बढ़ेंगे। और मुझे जो ओवरऑल सिचुएशन लगती है कि ईरान के पास जो ऑप्शंस हैं इस वक्त वो लिमिटेड हैं, क्योंकि जो इस वक्त हालात हैं शायद वो अपनी जो करंट उनकी गवर्नमेंट है एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं वो। सही जी आमिर साहब, अगर ईरान, जिस तरह कामरान साहब भी बात कर रहे हैं कि ऑप्शन लिमिटेड हैं, खासतौर पर जब अमेरिका कूदा है जंग में डायरेक्टली, तो सिचुएशन थोड़ी बदलती हुई नज़र आ रही है। तो आपके ख्याल में क्या मुमकिन जवाब हो सकता है ईरान का? फिर वही बात, क्योंकि सलामती काउंसिल का इजलास बड़ा बेअसर रहा, मुख्तलिफ ममालिक, यूरोपीय ममालिक भी अपना वो दिखा रहे हैं, अपना उसके अंदर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी बेसूद होता हुआ नज़र आ रहा है। अरब ममालिक की भी हमने बात की जब से, क्योंकि आज 11वां रोज़ है और तकरीबन हम अपने प्रोग्राम में इस पर बात कर रहे हैं, तो एक उम्मीद नज़र आती है कि मुज़ाकरात, बातचीत से ज़ाहिर है जंग कोई भी किसी मसले का हल नहीं होती। तो आमिर साहब, आपको क्या लगता है अब ये मामलात आगे जंग पर ही इनका इख्तिताम होगा, जो ईरान का भी मौक़िफ़ आया है कि ट्रंप, अमेरिका ने आगाज़ किया है, ख़त्म ईरान खुद करेगा, या अभी भी रास्ता है कि आप मामलात को बातचीत से हल कर सकते हैं? आपने जो आखिर में बात कही ना कि फिर ईरान इख्तिताम करेगा, तो फिर पाकिस्तान ने जब जवाब दिया था ना इंडिया को कि हमारे जवाब का इंतज़ार करें, और हमने जवाब दिया और फिर वो भागता फिरा। अब असल इशू ये है कि एक सेंटिमेंट्स में अगर आप बात करते हैं जज्बाती के, जी ईरान ने तो तबाह कर दिया इसराइल को, बिल्कुल ठीक बात है कि ये मनाजिर कभी नहीं आए थे कि वो अपने अपने शहरियों को 48 घंटे के लिए कह रहे हैं बाहर ना निकलो, फलां ना करो, लेकिन उसका इसराइल में तो 24 लोग मारे गए, ईरान में बचा कौन? उनकी तमाम मिलिट्री क़यादत पहले दिन मार दी, एटॉमिक साइंसदान मार दिए, और वो बार बार कह रहे हैं कि हम आपके सुप्रीम लीडर को निशाना बना सकते हैं, हमने रोका हुआ है। ये जो अब इस वक्त तक इस बात पे आप होशियारी कहें कि ईरान ने पूरे गल्फ में, जैसे कामरान कह रहे थे कि वहाँ पे जितने अड्डे हैं वहाँ पे हमला नहीं किया, लेकिन क्या वो हमला जब कर देंगे, और क्या उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो उन मिसाइलों को रोक लें? और जब अगर कहीं पे तबाही हो जाती है, एक तो ये जो सारा गल्फ इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है, ऑटोमेटिकली ये दूसरी तरफ चला जाएगा। पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी? हमारी तो सारी अफरादी कुव्वत, कितने लाखों सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, हम नाम लेते जाएं, कोवैत, सब जगह हमारे लोग मौजूद हैं, हम किसके साथ जाके खड़े होंगे? ईरान ने क्या मजम्मत की थी इंडियन हमले की, या हमसे बातचीत की बात की थी? हम मजम्मत भी कर रहे हैं, इंडिया ने इसराइल की मजम्मत नहीं की, इंडिया ने अमेरिका की मजम्मत नहीं की, वो सिर्फ डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं जो उनके सबसे बड़े तादी हैं। अब रशिया चले गए हैं, इराकी वजीर खारजा, वहाँ से जवाब क्या आया है? हम पूरी कोशिश करेंगे कि ईरानी अवाम की मदद कर सकें। इससे बड़ा जवाब नहीं है ना। अब समझने की बात है ईरानी क़यादत के ऊपर कि वो क्या फैसला करते हैं, उनके पास मिसाइलों का कितना बड़ा ज़ख़ीरा है, वो कब तक इसराइल को हवा से मारने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि ना ट्रुप्स इधर हैं ना उधर हैं। लेकिन अमेरिका तो ये काम कर सकता है ना कि वो इराक में जा सकता है, एक लंबी जंग और फिर एक ख़त्म ना होने वाला सिलसिला जिसमें सारी दुनिया लपेट में आएगी, तीसरी आलमी जंग बनती है, या वो अपने दोस्तों के मशवरे पे अमल करेगा जिसमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, गल्फ जो कह रहा है, यूरोपीय यूनियन, सबके अपने इक्तसादी मसाइल भी हैं, जज्बाती वाबस्तगियाँ भी हैं कि ईरान के खिलाफ वो एक्शन ना हो जो इसराइल ओरिजिनली चाहता है। वहाँ पे रिजीम चेंज की उन्होंने पहले दिन कही थी ना, एटमी तनसीबात के अलावा रिजीम चेंज की बात की थी। ट्रंप की तरफ से तो अब आया ना कि अगर आप बढ़े तो हम ये काम करेंगे, तो कोशिश तो यही होनी चाहिए। अब हमारे फील्ड मार्शल जब अमेरिका गए हैं और वो 2 हफ्ते की बात आई और उन्होंने बाहर निकल के खुद ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान बेहतर समझता है ईरान को, तो हम जो काम कर सकते थे एक दोस्त के मशवरे के लिए कि वो हमने किया।
हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन फैसला उस सदर ने किया जो जंगों के खिलाफ वोट लेके आया था। और अब वो एक तीसरी आलमी जंग की तरफ जाने के इशारे दे रहे हैं। अगर वो ईरान की तरफ से कोई अटैक होते हैं, जवाब होते हैं, ये बड़ा ट्रिकी टाइम है इस वक्त ईरान की क़यादत के लिए। असैसिनेशंस उनमें आम हो रही हैं। इस्माइल हानिया को वहां शहीद किया गया, इस जंग के आगाज में उनकी टॉप ब्रास को मारा गया। आप बताएं, प्रॉक्सीज उनकी उड़ा दी गई। इस वक्त ईरान किस पे बैंक करेगा? उस पे जिसके एटमी साइंसदान इस वक्त ईरान में मौजूद हैं एक तनसीब में, लेकिन वहां ना इसराइल जा रहा है ना वहां जा रहा है अमेरिका कि भाई वहां रूसी हैं। लेकिन रूसी जवाब में क्या कह रहे हैं, हम आपको कोशिश करेंगे। तो कोशिश में असला तो ठीक है, फिर खरीद ले ईरान। कितना असला खरीद लेगा और वो कहां जाके इस्तेमाल होना है? मिसाइल ही है ना। क्या वो आने देंगे जो चारों तरफ से फिर अमेरिकन अड्डे लेके बैठे हुए हैं? ये तो कहानी है कि उनके एक पुराने ओहदेदार कह रहे हैं कि जी कई ममालिक ईरान को एटम बम देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये कहने की हद तक हो सकता है, ये अमल दरामद नहीं हो सकता, ना ये चलने देता है कोई। हम क्यों मान गए बात कि एटम की जंग उसका नतीजा क्या है, किसको फायदा होगा? पाकिस्तान ने तो ये अपने दिफा के लिए रखा है ना, उसके इस्तेमाल में पता नहीं कितनी दफा बंदा सोचता है कि हमने इस तरफ जाना है, हम इशारा करके भी हम अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। और 40 साल से पाबंदियां लगवा के अपने पूरे मुल्क पे इन्होंने एटमी धमाका नहीं किया। इसमें किसी ने रोका था उन्हें? ये कुव्वत का इजहार होता है कि आप फैसला करें और फिर कर लें। पाकिस्तान ने तो किया था, जिसकी बुनियाद पे हम खड़े हैं कि हम एटमी मुल्क हैं और हमारे से बातचीत उसी लिहाज से की जाएगी। लेकिन वहां तो वो दबा रहे हैं। ये बहरहाल जी इन दी एंड यही है कि ईरानी क़यादत ने अब फैसला करना है कि वो क्या अपने मुल्क की बका के लिए करते हैं। उसमें वो एक जिसको लफ्ज़ सरेंडर वो कह रहे थे, आप सरेंडर ना कहें, उसमें एक डिप्लोमेटिक आप फायदा ले लें, अपने दोस्त ममालिक को डाल के कोई मुज़ाकरात की कमेटी वगैरह डाल के बातचीत कर लें और रास्ता बना लें। वरना तो तबाही है कि अब हुर्मुज़ की तरफ ये घुसते हैं, एयर पावर इनके पास है नहीं, और उसको कितनी देर रोकेंगे? जी आया साहब, अब जाहिर है सारी सिचुएशन, सारी जिम्मेदारी अब बज़ाहिर देखा जाए तो ईरान पर भी है, जो जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं आमिर साहब भी, कि अब ईरानी क़यादत क्या फैसला करती है, जबकि रूस भी अब खबरें आ रही हैं कि ईरान के साथ। तो आपको क्या लगता है इस जंग का अल्टीमेटली इख्तिताम क्या हो सकता है? देखिए, बज़ाहिर तो ईरान इस वक्त बुरी तरह फंसा हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर ये कहा, रीजीम चेंज की बात की, और वो रज़ा पहलवी का एक डिमांड भी आ चुकी है इनसे मुस्ताफ़ी होने की, ख़ामनेई साहब से। तो वो तो सारी चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं। बयानात भी बड़े सख्त आ रहे हैं ईरान की तरफ से कि जंग ख़त्म हम करेंगे, शुरू अमेरिका ने की है। डोनाल्ड ट्रंप का आप अंदाज़ा करें, मैं उस दिन अर्ज़ कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पे आप एतबार नहीं कर सकते। वो 10 मिनट बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या होगा, और वो जब 2 हफ्ते की बात कर रहे थे टाइम देने की, गालिबन उसी वक्त उन्होंने वो उसकी भी मंजूरी दे दी थी कि जहाज़ उड़ाओ तो वो हमला करो जाके। मतलब वो डोनाल्ड ट्रंप है ही बुनियादी तौर पे इस किस्म के। उसकी वजह ये है कि विद इन यूएस बहुत प्रेशर होता है यूएस प्रेसिडेंट पे। जाहिर है जब इसराइल पे मुश्किल वक्त आता है, वो थोड़ा आए ज़्यादा आए, और तब वो जो मनाजर हमने देखे इसराइल में भी ईरान के वो मिसाइल चलने से ही, वो हमने इससे पहले नहीं देखे थे। वो बहरहाल वो देखे, वो मिसाइल गए, हिट भी किया, सारा कुछ अपनी जगह ठीक है। जब इसराइल का फर्स्ट अटैक हुआ है उस वक्त भी अगले दिन तक यही लग रहा था कि शायद ईरान के लिए मुश्किल होगा जवाब देना, फिर ईरान ने जवाब दिया। अभी भी आई डोंट नो ईरान की कैपेसिटी कितनी है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, वो किस हद तक जा सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो उनके पास अभी भी कुछ उन्होंने बचा के रखा हो जो वो इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ अगर चीज़ें ठीक नहीं होंगी डिप्लोमेटिकली, सफारतकारी अगर इसमें कामयाब नहीं होगी, तो यकीनन ये बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, स्पेशली इस खित्ते का। और ज़ाहिर है जब इस खित्ते में जंग इस लेवल पे आ जाएगी, जो कि रशिया पहले कह चुका है कि तीसरी आलमी जंग की तरफ अमेरिका लेके जा रहा है इसको। रशिया ने ज़ाहिर है वो जो यूक्रेन में अमेरिका ने जिस तरह से सपोर्ट की, वेस्ट ने सपोर्ट की रशिया के ख़िलाफ़, वो रशिया ज़ाहिर है वो भूला नहीं। ये 2 मुल्क हमेशा स्कोर सेटल करते हैं एक दूसरे के साथ। जहाँ रशिया फंसता है वहाँ अमेरिका ने अपना रोल प्ले करना होता है कि और ज़्यादा इनको फंसाओ, और ज़्यादा मार पड़नी चाहिए, और कहीं अमेरिका फंस जाए तो ज़ाहिर है रशिया भी यही कर रहा होता है। चाइना की अलबत्ता पॉलिसी डिफरेंट होती है। चाइना बिल्कुल बिटवीन द रोड्स चल रहा होता है, वो चीज़ों की बेहतरी के लिए। ज़ाहिर है चाइना के भी अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं इस खत्ते में, जिस तरह से वो उसके
चल रहा है, वो रोड एंड वो जो बेल्ट है उसका, उस हवाले से भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, वो सब जगह ही अब जा रहे, इवन बांग्लादेश है। तो चीन के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस हवाले से। और अरब ममालिक, आप यकीन करें कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई अरब कंट्री ये चाह रही होगी कि ईरान एटॉमिक पावर बन जाए। क्यों हम किसी और को क्यों ये बर्दाश्त करेंगे कि जी हम अगर नहीं है तो कोई और यहाँ पे बन जाए। तो ये भी एक चीज़ साथ चल रही होती है। बहरहाल बज़ाहिर ईरान इस हवाले से आइसोलेशन में नज़र आता है फ़ौजी एतबार से, कि उस तरह से उसकी मदद नहीं हो रही कोई, लेकिन स्टिल प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के बारे में प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती, इसी तरह ईरान के बारे में भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि अभी उन्होंने अपने बैग में क्या बचा के रखा हुआ है जिसका इस्तेमाल करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि अब क्या ईरान आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, या तमाम अल्टीमेटली सारे जो डिसीजन हैं वो ईरान ने करने हैं। सरेंडर नहीं होता, डेफिनेटली आपने डिप्लोमेसी भी करनी है, सिफारतकारी के ज़रिए भी आप मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। और अब चूँकि पहले हम ये सवाल उठा रहे थे कि अमेरिका इसमें किरदार अदा कर सकता है, अब अमेरिका का रोल बहुत ही डिफरेंट हो गया है। इस तमाम तो मामले पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी हमारे साथ हैं, फैसल हुसैन साहब भी, उनका भी टेक लेंगे जी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, इस जंग का क्या इख्तिताम होगा? क्या अभी भी डिप्लोमेसी की तरफ जा सकता है ईरान? अमेरिका अब क्या किरदार अदा कर सकता है? ईरान तो अल्टीमेटली जवाब देना चाहता है अब अमेरिका को। ख़बरें ये भी आ रही हैं कि शायद उसने आगाज़ कर दिया है। तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है अब ये किस तरफ मामला जाएंगे और कहाँ इख्तिताम होगा? जी डॉक्टर साहब, आपकी ऑडियो इशू आ रहा है, आपका माइक। मैं ये कह रहा हूँ कि हालात तो और मामलात जितने के हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते नजर आ रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स इसलिए होते नजर आ रहे हैं कि इसकी पूरा पस मंजर है। पस मंजर ये है कि अगर हम सिर्फ एक कागज पर लिख लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 3 महीनों में क्या कहा और आखिरी 10 दिनों में क्या कहा, और नेतन्याहू ने पिछले 15 साल में क्या कहा, क्या कहा उन्होंने, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि ये किस रुख पर ये बैठेगा, किस करवट ये ऊंट बैठेगा। अब जो नजर आ रहा है सामने, ईरान ने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा कहा है कि हम अपना हक़ दफा इस्तेमाल करेंगे, हम सरप्राइज देंगे। और उन्होंने इससे पहले, जब अमेरिका के इस अटैक से पहले, ईरान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि अगर हम पर अटैक हुआ और अमेरिका ने भी किया तो हम उसका जवाब देंगे। उसके जवाब के लिए उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल शब्द बयान दिया है कि हमने निशाना अपना तय कर लिया है कि कौन कौन से बेसिस हमने करने हैं। मेरा अपना मानना यह है कि बेसिस की तरफ अभी जाना जरा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बेसिस की तरफ वो नहीं जाएंगे अभी सिर्फ वो इजराइल को थोड़ा सा इसी तरीके से, क्योंकि जो काबरीन है अमेरिका के, वो कहते हैं कि इजराइल इज अमेरिका एंड अमेरिका इज इजराइल। तो बात तकरीबन इस वक्त यहाँ तक होगी। और इस वक्त वो दुनिया को ये एक्सक्यूज नहीं देना चाहते हैं कि एक इतनी बड़ी ताकत को ईरान ने हमला किया तो अब उसका जवाब आया है तो वो जायज है। इस वक्त तक तो जो अमेरिका ने हरकत की है वो नाजायज है, इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन ईरान के पास अभी हक महफूज है आर्टिकल 51 के तहत। तो अभी तक तो ईरान का डिप्लोमेटिक केस बड़ा मजबूत है। और आपने देखा कि आज रशिया ने वाज़ेह तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा कि हमने डिप्लोमेटिक चैनल से आप बताएं कि जो इस वक्त डिबेट चल रही है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें रशिया ने वाज़ेह तौर पर कंडेम किया है, चाइना ने किया है। रशिया के जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा है ईरान के साथ और चाइना का जो मुआहदा है ईरान के साथ, उसको भी अगर एक ताराना नजर डाल दी जाए तो अंदाजा होता है कि इतना आसान नहीं होगा कि रशिया साथ छोड़ जाए या साथ ना दे या चाइना साथ ना दे। अब किस अंदाज में देगा, चाइना का अपना तरीका है, वाज़ेह और खुल के कभी वो किसी मुल्क के साथ तरफदारी नहीं करता, जंग के तरफ तो तरफदारी करता ही नहीं है, लेकिन पसे पर्दा उसकी जो ऑब्लिगेशन है वो पूरी करता है। मुआहदे के तहत 400 बिलियन का अपनी जगह पर, लेकिन इंटेलिजेंस कलेक्शन
इंटेलिजेंस शेयरिंग, चाइना के पास जो सैटेलाइट है, चाइना के पास जो इक्विपमेंट है, और जो फिजाओं में और जो खिलाओं में उनके पास इस वक्त ताकत है चाइना और रशिया के पास, उससे ईरान की गाइडेड मिसाइल को यकीनन कोई ना कोई रहनुमाई मिल रही होगी। ऐसा नहीं है कि पहले तो आयरन डोम को क्रॉस करना ही, जब 400 आयरन वो उन्होंने मिसाइल मारे थे सीरिया में, जब उनके सफारतखाने पर हमला किया था इजराइल ने, तो 400 में से बड़े कलील नंबर पे उधर पहुंचे थे, और अब वो 20 पे निशाना मारते हैं, उसमें से 2-4 वहां उनके पास पहुंच जाते हैं, और आयरन डोम की एफिशिएंसी खत्म होती जा रही है। और वो इसलिए हो रही है कि इनके पास जो अभी इन्होंने नए मिसाइल खैबर और उसके अलावा दूसरा मिसाइल उन्होंने जो अभी किया है माद और खैबर, 1800 किलोमीटर के साथ 750 केजी वॉरहेड ले जाने वाले, जो मल्टीपल डायरेक्शन में जाने वाले, मनूवरेबल, जाहिर है उसको कोई तो गाइडिंग सिस्टम सिर्फ उसका अपना ही नहीं है, अपना तो है ही है, लेकिन उसको फर्दर इंटीग्रेशन, पाकिस्तान को भी तो इंटीग्रेशन की थी पाकिस्तान ने ना मुख्तलिफ जराए से, तो इसको भी ये महसूस होता है। दूसरा मेरा कहने का मकसद ये है कि चाइना, अब मैं समझता हूं पहले जो उन्होंने दिया होगा, जो भी किया होगा वो अपनी जगह पर, लेकिन रशिया और चाइना इसको जरूर, इसमें ऐसा क्यों है कि अगर चाइना ऐसा न करे, इसका मतलब हाथ धो बैठे वो BRI से, यानी बेल्ट एंड रोड से, अगर ऐसा ना करे तो हाथ धो बैठे अपनी जो उसकी इस वक्त 3 ट्रिलियन का, जो जिसमें से 1.25 ट्रिलियन खर्च कर चुका है BRI पर, और फिर उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखें इन इस जगह से चाइना को, जिस तरह की बात अभी गुफ्तगू हो रही थी, 80% जो इधर से जा रहा है, एनर्जी जा रही है, वो चाइना को जा रही है, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान, बाकी ममालिक, तो बहरहाल उसको अपनाए हरमुस को, तो इस वक्त चाइना की अपनी मंशा होगी कि फिलहाल उसको न छेड़छाड़ किया जाए, क्योंकि चाइना इफेक्ट हो जाएगा उससे, लेकिन ईरान आफ्टर ऑल उसने उसका रिस्पांस तो करना है। अब हो क्या सकता है, ईरान को बहुत अमेरिका काफी कमजोर समझ रहा है ना, इसीलिए ईरान के पास कोई फिजाई तो कुव्वत है नहीं, जब चाहे उसकी फिजाई हदूद में दाखिल हो जाए, जितने बम दागना है डाल के आ जाए। बड़ी मुश्किल से एक ड्रोन को गिराया है कल ईरान ने, बड़ी मुश्किल से, उसके पास वो सलाहियत भी खत्म हो जाएगी। 16 साइंसदान जो है शहीद कर दिए हैं, सारे कमांडर जो टॉप के। लेकिन ईरान की जो हिस्ट्री को अगर का मुलाहिजा किया जाए तो बड़ी रिजिलियंट कौम है, नजरियाती कौम है, अपने कदमों पे खड़ी रहने वाली कौम है। उसने 199 सालों में तकरीबन 8 जंगें बड़ी मेजर किस्म की लड़ी हैं। हर जंग के बाद वो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। और रहा सवाल इस मामले में कि जो उनका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको कि इजराइल और अमेरिका समझता है कि वो अदमुआ हो गया है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, अब वो आप देखेंगे जिंदा होते नजर आएंगे आपको। इराक में मलेशिया ने धमकी दे दी है, और इसी तरह आप देखेंगे सीरिया से आवाजें न सिर्फ उठेंगी, मज़ाहमत होगी। हिजबुल्लाह के 40,000 जो फाइटर हैं, वो फाइटर अभी माशरे के साथ दम हुए हैं। वो देखिए कैसे सर उठाना शुरू करते हैं। उनके पास मिसाइल्स भी अभी बाकी हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं। तो ये तमाम चीजों का अगर अहाता करें तो मामला इतनी आसानी से नहीं थमने लगा। ये मामला प्रोलॉन्ग्ड होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों को इस मामले में अपने कंटिजेंसी प्लान हर लिहाज से तैयार करनी है। पाकिस्तान ने फैसल साहब जी बिल्कुल ठीक है। अब फैसल, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अब ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने काफी तफसील से बात भी की, तो आपको क्या लगता है फिर अल्टीमेटली कोई तो इसको रोकेगा? क्या आपको लगता है कि इसका इख्तिताम होगा? और जब ईरान कह रहा है अमरीकी मुदाखलत, एक तो आपके ख्याल में वो कितनी खतरनाक है, और अब ईरान कह रहा है कि वो हर हाल में अपना दिफा करेगा, चाहे वो अमरीका हो। इसराइल के हवाले से तो वो हक़ दिफा इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका नतीजा क्या होगा फिर? देखिए, जो इसराइल और ईरान की लड़ाई थी, अगर उसका लड़ाई में अगर नुकसान का तकाबली जायज़ा लें तो हो सकता है कि ईरान का नुकसान जो है वो ज़्यादा हुआ हो इसराइल की निस्बत। लेकिन इस जंग में माशी तौर पे, अस्करी तौर पे इसराइल जो है वो ईरान से एक बड़ी ताकत है, लेकिन वो जंग में अपनी जो है वो अस्करी बालादस्ती कायम करने में जो है वो कतई तौर पे जो है वो नाकाम हुआ। दूसरी तरफ वहाँ की जो आवाम का जो खौफ है, वहाँ के जो लाखों लोग हैं वो अपने घरों में नहीं सो रहे, वो इसराइल के को छोड़ के दीगर जगहों पे जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं। ये मंजर जो है हमें ईरान में नज़र तो नहीं आ रहा। ईरान में तो लोग जो है एक कौम के तौर पर आज भी है, ईरान में मौजूद है। ऐसी तो कोई अभी तक वीडियो सामने नहीं आई कि लोग ईरान से जो है वो बाहर मुंतकिल होना शुरू हो गए हो। इसका मतलब क्या है कि ईरान की कौम जो है अभी तक खौफजदा तो नहीं हुई, और उसकी वजह है कि उनकी एक बहुत तवील जो है वो तारीख है। अगर इसराइल जो है ईरानी
ईरान के ऊपर अस्करी तौर पे मुकम्मल हावी हो चुका था, ईरान मुकम्मल तौर पे पसपा हो चुका था, तो फिर अमेरिका उसकी मदद के लिए क्यों कूदा? अमेरिका जो कूदा है बुनियादी तौर पे तो वो इसराइल की मदद के लिए कूदा है ना। अभी दो मुल्क जो है वो ईरान के ऊपर जो है वो हमलावर हो गए। ईरान जो है वो तना जो है वो दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत से, सुपर पावर से, और इसराइल जो सुपर पावर का छोटा भाई है उससे जो है वो तनो तना जो है वो अपनी जंग लड़ रहा है अपने, उसके पास जितनी उसकी अस्करी कुव्वत है, अस्करी ताकत है, उसकी बुनियाद पर लड़ रहा है। जो बाकी लोग हैं इशारों किनारों में बातों की हद तक तो खड़े हुए, बातों की हद तक चले ठीक है, बड़ी खुशी हो जाती है भाई फलाना मुल्क भी हमारे साथ है, फलाना मुल्क भी हमारे साथ है, लेकिन बातें करने से तो सामने वाले पे अटैक नहीं होता ता वक्त है कि आपको अफरादी और मादी कुव्वत जो है वो ना मिल रही हो। तो ये दोनों चीज़ें इस वक्त ईरान को कहीं से नहीं मिल रही, सिर्फ ज़बानी कलामी जो है वो हिमायत जो है वो मिल रही है। तो अगर इसराइल जो है अगर इतना ताकतवर है कि वो ईरान को अकेला पसपा कर सकता था, तो उसने अमेरिका को क्यों उसने अपनी मदद के लिए बुलाया? अब अमेरिका तो एक गुंडा बदमाश बन के जो है वो कूदा है। अब उसके पूरे खत्ते में उसकी जो एक चौधराहट है, उसके अड्डे जो कायम किए हुए थे वो उनका जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और बड़े एक अफसोस की बात कह लें या एक बहुत ही एक अलमिया कह लें कि वो जो अड्डे हैं वो हमारे भी दोस्त मुल्कों के पास हैं, वो ईरान के भी दोस्त मुल्कों के पास हैं। उन्हीं से जो है उन पर जो है ईरान के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं। भाई अगर ईरान का आप कहते हैं कि हमने एटम बम जो है वो एटमी निजाम को तबाह बर्बाद कर दिया, अगर तो जंग तो आपने इसीलिए शुरू की थी, तो फिर किस बात की जो है वो आप इस वक्त जो है वो जंग लड़ रहे हैं? जब सब कुछ आपने ईरान का तबाह कर दिया फिर तो आपको जो है पीछे हट जाना चाहिए था। और फिर आप धोखा दे के जो है आपने 2 हफ्ते का कह के भाई 2 हफ्ते तक हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे और आपने 2 दिन के अंदर जो है वो अटैक कर दिया। एक इस वक्त ईरान में जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन क्या जंग इसी तरह खत्म हो जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए ईरान के कुछ मजहबी मामलात भी हैं जिनको हम और आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुहर्रम जो है वो आने वाला है, मुहर्रम में एक अलग सूरत हाल होती है, लोगों की एक नफ्सियाती और रूहानी कैफियत जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। चेल्लम में जो है वो एक पाकिस्तान हज के बाद एक बहुत बड़ा मुसलमानों का इज्तिमा जो है वो करबला में होता है। तो ये जो सब सूरत हाल होने जा रही है, अगर ये जंग मुहर्रम से पहले नहीं रुकी तो इसका इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक आएगा। जो अभी तो ठीक है जो भी सूरत हाल है, अगर जंग को दानिश का तकाजा यही है, वक्त का तकाजा यही है कि जंग को जो है वो रोक लिया जाए। अगर जंग को जो है अमेरिका ने, इसराइल ने अगर तूल देने की कोशिश की और मुहर्रम तक इसको जंग को लेके गए, तो फिर आप ये देखेंगे कि ये जंग जो है वो कहीं से कहीं जो है वो रुख जो है वो तब्दील करेगी। अब उस जंग का नतीजा क्या निकलेगा, उसका असरात क्या होंगे, कौन फाते होगा, ये सब कहना जो है कबल अज वक्त है। लेकिन फिर दोनों फरीकैन में जो कुछ होगा, जो खून रेजी होगी, जो तबाही आएगी, अगर ईरान का नुकसान हो सकता है फिर भी ज्यादा हो, लेकिन सामने वाले को भी जो कुछ सहना पड़ेगा वो भी किसी तौर पर कम नहीं होगा। ठीक है, क्विकली लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। कामरान यूसुफ साहब, अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए कि पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है, ख़ास तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान अपनी बयानात ज़ाहिर है ईरान के हवाले से दे रहा है, और जो कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास भी हुआ जिसमें सिफारतकारी और मुज़ाकरात के हवाले से भी बात की गई। अब एक तरफ अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं मज़ीद भी, क्योंकि ये जो बड़ी अहम मुलाकात हुई फील्ड मार्शल के साथ और उसके बाद हमने बैठकर इस पर बात भी की। आपको लगता है कि अब पाकिस्तान मज़ीद मौसर किरदार क्या अदा कर सकता है ख़ासतौर पर ईरान के हवाले से? और अगर सिफारतकारी और मुज़ाकरात की बात है तो ये महज बात हो सकती है या आप कोई प्रैक्टिकली इनपुट भी दे सकते हैं कामरान साहब? देखें, जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं, फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बहुत से जो ममालिक हैं उनसे बेहतर ईरान के बारे में जानता है, और उसमें बिल्कुल आई थिंक हकीकत यही है, क्योंकि हम जो बॉर्डर उनके साथ शेयर करते हैं और अदरवाइज़ जो रिलीजियस, कल्चरल, पॉलिटिकल जो हमारे हिस्टोरिक उनके साथ लिंक्स हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो हिकमत अमली है, और ये पाकिस्तान के कौमी मफाद में है कि ये जो तनाज़ा है ईरान वाला, ये कल के बजाय आज इससे हल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये तनाज़ा तवालत इख्तियार करता है उसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो मेरे ख्याल में यहाँ पर बयान नहीं की जा सकती। ऑलरेडी जो अफ़गानिस्तान की वजह से पिछले 30-40 साल से हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और खुदा न खास्ता दफ्तर ख़ारजा में मेरी कुछ जो रेलेवेंट हुकाम है उनसे बात हो रही थी कि वहाँ पर कि ये अगर ये जंग फैलती है और वहाँ पर एक क्योस की सूरत इख्तियार करता है, तो जिस तरह अफ़गानिस्तान में 30-40 साल हम फंसे रहे, तो खुदा न खास्ता ईरान का भी जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से आएगा। तो फिर पाकिस्तान क्यों करके चाहेगा कि इसका डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ना हो, और उसके अलावा कोई चारा है भी नहीं। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक तबका ज़रूर है कि शायद उनको ये लगता है
कि हम इस सारे तनाज़े के अंदर किसी और का साथ दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है। पाकिस्तान की हिकमत अमली इस वक्त बड़ी वाज़ेह है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त वैसे भी हमारे अमेरिका के साथ एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप रहे हैं, और अमेरिकी सदर ट्रंप आने के बाद एक उसमें आपको एक रिलेशनशिप में बेहतरी आपको नजर आती है। तो पाकिस्तान वो जो एक ओपनिंग हमें है हमारी इस वक्त ट्रंप और व्हाइट हाउस तक, उसको इस्तेमाल करना चाहता है फॉर पॉजिटिव पर्पसेस कि ईरान के लिए मसाइल जितना कम हो सकें उतना बेहतर है। और यही आई थिंक मेरे ख्याल में इसमें ईरान के जो समझदार लोग हैं, जो उनकी हुकूमत है, वो शायद इसको अप्रिशिएट करेगी कि उनका एक ऐसा पड़ोसी बरादर मुल्क है कि जिसका एक इनग्रेस है मगरिब के अंदर भी, रीजन के अंदर भी, और वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। और यही इस वक्त पाकिस्तान की कोशिश है। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है उसमें भी बड़ा वाज़ेह तौर पर उस पॉलिसी को इलस्ट्रेट किया गया है। एंड डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान बैलेंस किस तरह मेंटेन कर रहा है कि एक तरफ अमेरिका के साथ भी हम इस इशू पर बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान, चीन और उसके साथ रूस। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कल ही उन्होंने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो है वो टेबल की है, जिसमें अनकंडीशनल सीज फायर की बात की गई है। तो पाकिस्तान क्लियरली यहाँ पर जो उसका सारा तरफ फोकस है वो डिप्लोमेसी के ऊपर है, और पाकिस्तान क्योंकि समझता है कि अगर ये बात मुज़ाकरात के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए हल ना हुई तो फिर जो मामलात हैं वो बहुत संगीन हो जाएंगे। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी आपके ख्याल में, जैसे कामरान साहब भी कह रहे हैं, ये दुरुस्त है? वो जो कामरान जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, आज के इलामिया के हवाले से कुछ लोगों ने उसे कमज़ोर करार दिया है। रीज़न ये है कि उसमें ईरान के जो एटमी उस पर हमले हुए हैं उसमें अमेरिका का नाम नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। ये एहतियात बड़ी ज़रूरी है। उसकी वजह ये कि हम फरीक नहीं बनना चाह रहे इस हद तक जाके कि जी वो हम अमेरिका के साथ खड़े हो जाएं बिल्कुल जाके, या ईरान के साथ खड़े हो जाएं जाके। इसलिए वो हमारे लिए बेस्ट रास्ता वही बनता है जो हम ले रहे हैं कि बैलेंस अप्रोच लेके चलें, जितनी मदद कर सकते हैं ईरान की, और वो मदद भी इसी तरह से कर सकेंगे हम। अगर हम साइड ले लेंगे फिर हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम ईरान के किसी काम आ सकें। इसलिए मेरे ख्याल में ये पॉलिसी बेहतर है। जी आमिर साहब आपके ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिसी ठीक है? पाकिस्तान की इससे बेहतर पॉलिसी नहीं हो सकती। अगर ईरान चाहे तो हमारे फील्ड मार्शल इस वक्त अमेरिका में बराह रास्त सदर ट्रंप के साथ उनकी कोई भी गुफ्तगू पहुंचा सकते हैं, बात कर सकते हैं, और अब खड़े हुए हैं। जैसे हमने कल रेजोल्यूशन भी टेबल की, गुफ्तगू भी की, ईरान के साथ भी बात कर रहे हैं, अमेरिका की कल हमने मजम्मत की। तो क्या हमारा रोजाना का काम है कि हम मजम्मत शुरू कर दें? हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इयादा किया कल वाली बात का कि जो हमला हुआ वो गलत हुआ। सीधी सी बात है, यहाँ पे हर बंदा अपनी अपनी अंग्रेजी लेके बैठ जाता है कि ये क्यों नहीं कहा, वो नहीं क्यों नहीं कहा। पाकिस्तान की स्टेट समझती है कि हमें जो काम अपने मुल्क के लिए बेहतर मुफाद में और अपने पड़ोसी के हवाले से जो बेहतर कदम हम उठा सकते हैं, हम वो उठा चुके हुए हैं। ये नहीं है कि उठा रहे हैं, हम उठा चुके हुए हैं, हम ऑलरेडी बातचीत का हिस्सा हैं। हम बात करके आए हैं अमेरिका में कि क्या ईरान कर सकता है, क्या ईरान के लिए हम कर सकते हैं। तो रास्ता नेगोशिएशंस का अपने बेहतरीन पड़ोसी से निकल सकता है। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।